हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की शुरुआत करेंगे। इसमें मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के विषय में हम कुछ बताना चाहते हैं। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब यहाँ पर आपको जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो किस तरह के इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करता है। बस इसी पॉइंट को हम उठा रहे हैं और इसी को लास्ट तक समझेंगे और ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी या क्या है ये चीज़, हम इसमें पहले यही जानना चाहेंगे। इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पर वो नंबर का हो सकता है, या तो फंक्शन का हो सकता है, या तो पॉइंट का हो सकता है, या एक्सेट्रा और भी तमाम स्टेप होते हैं फैक्ट्री वगैरह में। उनके इंफॉर्मेशन को भी इसमें हम शॉर्ट तरीके से उसके डाटा के रूप में कलेक्ट करते हैं। जहाँ तक कलेक्शन की बात है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 2D प्लेन पर देखिए हमने लिख दिया है, मेरे पास A, B और C 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। A पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, B पॉइंट हमें दिया हुआ है 5, 2 और C पॉइंट दिया हुआ है 1, 3, जिसमें ABC के अंतर्गत जो फर्स्ट है एलिमेंट वह X होगा और सेकंड एलिमेंट यहाँ पर Y है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे यही आपको हम बताना चाहते हैं। हम इस स्टेप को उठाने की कोशिश करेंगे पॉइंट से। इसी तरीके से फंक्शन का भी मैट्रिक्स हम प्राप्त कर सकते हैं, नंबर का भी मैट्रिक्स हम उठा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से कोई एक ही तो अटेंड करेंगे। उसमें से चलिए हम इसी ABC के पॉइंट को मैट्रिक्स के रूप में हम कैसे लिखेंगे हम आपको बताना चाहते हैं। इसके मैट्रिक्स के जो फॉर्म है वह मान लीजिए यह A पॉइंट है, सपोज कर लें, दूसरा ये B पॉइंट है और तीसरा मान लो C पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर A पॉइंट में 2 और 3 है, X और Y। तो A पॉइंट के लिए इधर हमने लिख दिया X और इधर हमने लिख लिया ऊपर Y। दूसरी बात यहाँ पर एक और बात जानना है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात कर रहा है। तो ये जो कैपिटल ब्रैकेट के रूप में हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो वह कैपिटल ब्रैकेट ना कर करके हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो इसी आयताकार स्टेप में हम ABC तीनों पॉइंट को आसानी से इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे A की वैल्यू 2 और 3 है तो A की X वैल्यू 2 और A की Y वैल्यू 3 मिल गया हमें। इसी प्रकार B की X वैल्यू 5 और Y वैल्यू 2 है, तो B की X वैल्यू ये चीज़ सामने देखिए 5 है और Y वैल्यू यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार C पॉइंट का X वैल्यू 1 और Y वैल्यू 3 है, तो C पॉइंट ये है, इसका X वैल्यू 1 और Y वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो ये जो आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है वही क्या है, मैट्रिक्स है। तो इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज दैट्स कॉन्सेप्ट। अब इस एक और बात बताना चाहते हैं कि इसके मैट्रिक्स के फॉर्म को हम दूसरे स्टेप में लेके चले जाएं। जैसे ये ABC जो है वह यहाँ पर A लिख दें, इसके जगह पर B लिख दें और इसके जगह पर C लिख दें, यानी कि इस ABC पॉइंट को ऊपर लिख दें और X और Y पॉइंट को नीचे लिख दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। जैसे A के अंतर्गत पॉइंट क्या है 2, 3, तो A के X वैल्यू है 2 और Y वैल्यू है A की Y वैल्यू 3। इसी प्रकार B पॉइंट में जरा चेक कर लीजिए, X वैल्यू है 5 और Y वैल्यू है 2, तो B के लिए X वैल्यू है 5 और Y वैल्यू कितना मिल गया 2। इसी प्रकार से C में X वैल्यू 1 और Y वैल्यू 3 है, तो ये वाला C में X वैल्यू कितना मिल गया 1 और Y वैल्यू मिल गया 3। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और बात जानना आपको बेहद जरूरी है। इसमें ये जो लिखे हुए हैं इधर से उसको R1 कहते हैं, यानी कि रो 1। इधर चलोगे तो इसको हम कह देंगे रो 2 और इधर चलने पर इसको हम कहेंगे रो 3। दूसरी बात, ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो
इनके एलिमेंट्स मिलाते हुए हम इसको कहेंगे कॉलम 1 और इनके स्टेप को हम कहेंगे कॉलम 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम से मिला करके जो अरेंजमेंट हम तैयार करते हैं उसी को तो हम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी बात एक और हम इसी में एडजस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई 3 कैंडिडेट ए, बी और सी है। ठीक, ए कैंडिडेट के पास 2 रेड पेन है, एक्स के जगह पर रेड पेन की बात करें और वाई के जगह पर हम ब्लैक पेन की बात करें। स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले ABC 3 बच्चों को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बैग में हम क्या देख रहे हैं, पता किया जा रहा है तो कि ए जो स्टूडेंट है या फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसके पास रेड पेन 2 है और ब्लैक पेन 3 है। बी जो स्टूडेंट है उसके पास रेड पेन 5 है और ब्लैक पेन की संख्या कितनी है, 2। इसी प्रकार से जो हमने तीसरा कैंडिडेट सी कैंडिडेट के रूप में हम मान रहे हैं उसमें उसके पास रेड पेन कितने की संख्या 1 है और ब्लैक पेन की संख्या 3 है। तो इस तरह से हम नंबर्स के द्वारा भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन अभी बताए नहीं है, ये पॉइंट्स के द्वारा भी इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कि कोई जो मैट्रिक्स होता है उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें तो भी उसके मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से आपको यह दिखाई दे रहा है कि ABC ये रो में था, R1 R2 R3 के अंतर्गत, तो अब की कॉलम में हो गया, लेकिन है तो वही चीज, इसको हमने इस रूप में लिख दिया। चलिए अब इसके आगे की कुछ जानकारी करना चाहते हैं, जरा वो भी कर लीजिए। इन 3 डायमेंशनल स्टेज मान लीजिए कि ए पॉइंट है एक्स वाई और जेड के अंतर्गत, ये पहला एक्स होगा, दूसरा वाई एलिमेंट होगा और तीसरा जेड। ऐसे ही एक्स वाई जेड 2 ए और बी 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। तो इट्स मैट्रिक्स फॉर्म, ये जो ए और बी जो दिखाई दे रहा है उसका मैट्रिक्स फॉर्म हम ए को इधर लेते हुए और बी को इधर से सजाते हुए रख दें तो कैसे लिखेंगे, जरा वो भी देख लीजिए। ए में एक्स वैल्यू है 2 तो ए में एक्स वैल्यू हम 2 लिख दे रहे हैं। ए में वाई वैल्यू 3 तो ए में वाई वैल्यू हमने 3 लिख दिया। ए में जेड वैल्यू 4 है तो ए में ही जेड वैल्यू हमने 4 रख दिया। इसी प्रकार से बी के लिए 1 2 3 तो एक्स वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 रख दिया। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या देखा या देख लिया कि जो मैट्रिक्स होता है वह कई तरह से लिखे जा सकते हैं। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में रिप्रेजेंट करके इसको लिख सकते हैं। अब बात सामने आ रही है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, उसके डिटेल को देखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्टेज होता है उसमें इसको कहेंगे R1 मीन्स रो 1 और इस लाइन को हम कहेंगे R2 यानी कि रो 2। ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो हम इस पूरे 2 और 1 एलिमेंट मिला करके इस लाइन को हम कहते हैं कॉलम 1। 3 और 2 को मिला करके इस लाइन को हम कहते हैं कॉलम 2 और 4 और 3 को मिला करके इस लाइन को हम कहेंगे कॉलम 3। हमने रो और कॉलम को भी समझ लिया और मैट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो भी हमने लिख लिए। जैसे अब हम इसी स्टेज को उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दोबारा अटेंड करना चाहते हैं कि मैट्रिक्स का फॉर्म में एक एग्जाम्पल कैसे एडजस्ट करेंगे। मान लिया जाए फिर से यहाँ पर ए और बी 2 कैंडिडेट हैं, तो ए के पास मान लीजिए एक्स यहाँ पर रेड पेन के लिए हो गया, वाई यहाँ पर ब्लैक पेन के लिए हो गया और जेड यहाँ पर ब्लू पेन के लिए हो गया। तो ए के पास हम दूसरा एग्जाम्पल एडजस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मान लिया कि ए के पास ये रेड पेन कितनी संख्या में है 2, ब्लैक पेन की संख्या कितनी है 3 और ब्लू पेन की संख्या कितनी है 4। तो ए के पास रेड पेन की संख्या 2, ब्लू पेन की संख्या ये यानी कि ब्लैक पेन की संख्या 3 और ब्लू पेन की संख्या 4। इसी प्रकार से बी कैंडिडेट के पास रेड पेन की संख्या 1 है, ब्लैक पेन की संख्या 2 है और ब्लू पेन की संख्या 3 हो गया। तो इस तरह से यानी कि इस स्टेप को हम सुविधाजनक तरीके से इस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें अब बात सामने आएगी
कि एलिमेंट किसे कहते हैं और ऑर्डर किसे कहते हैं। तो एलिमेंट और ऑर्डर के लिए हम आगे की जानकारी करना चाहते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। जो एलिमेंट होता है उसको ए आई जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ए आई जे एलिमेंट लिख करके और इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के द्वारा मीन्स आयताकार क्रम विन्यास के द्वारा इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन जहां तक ऑर्डर की बात है, ये वाला ऑर्डर, तो ऑर्डर कैसे हम प्राप्त करेंगे जरा वो भी समझ लीजिए। ऑर्डर में ऊपर से नीचे चलोगे तो स्मॉल m मिलता है और इधर से इधर की ओर चलोगे तो आपको n मिलता है। तो m की संख्या 1 2 3 तो ये 3 हो गया और n की संख्या 1 2 3 तो ये 3 मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं क्या चीज, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक, ये ऑर्डर हो गया। ऑर्डर से ही हमें जानकारी मिल जाती है कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो 3 × 3 = कितना होता है, 9। तो इसमें जरा गिनती करके देख लीजिए कि 9 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9 एलिमेंट। तो इस तरह से हम ऑर्डर को ये देख लेते हैं और इसका प्रोडक्ट करने से, मल्टीप्लिकेशन करने से हमें मिल जाता है कि जो भी यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है उसका एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दूसरी बात एक और, जैसा कि एलिमेंट के विषय में हम बता रहे थे कि जो एलिमेंट होता है ए आई जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरह से, एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा सही से, जरा उसको देख लीजिए। कोई भी जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स के अंतर्गत वो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इधर से इधर की ओर चलोगे तो टेबल की क्रम से गिनती को आगे बढ़ाना पड़ता है और जस्ट नीचे चलोगे तो 10 जोड़ करके उसको आगे बढ़ा, 11 + 10 21 होता है, 21 + 10 31 होता है। इसीलिए A11 A12 A13, उसके नीचे A21 A22 A23 और A31 A32 A33, इसी को हम शॉर्टकट तरीके से EIJ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि इसके एलिमेंट कैसे तुरंत जज कर लेंगे, यह भी पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स एक गिवन होगा, इसमें एक और बात कहना चाहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगा ना, वह ये जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD Z तक, उसमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं। ठीक है ना। जैसे ये जो मैट्रिक्स गिवन है वह मैट्रिक्स, इसको कैपिटल A = भी लिख सकते हैं, B = भी लिख सकते हैं, C = भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें जरा एलिमेंट को हम पता करना चाहेंगे। जैसे क्वेश्चन में मिलेगा, इसको देने के बाद ये लिखा नहीं होगा, ये चीज़ लिखा नहीं होगा कहीं पर भी, और डायरेक्ट कहेगा कि इसके एलिमेंट 2 3 बताओ। तो एक काम करना है, एल बनाना ऐसे ही तो होता है, पहले ऊपर से नीचे आते हो फिर इसके बाद में इधर चलते हो, तो इसी का सहारा ले लेना और ये आसानी से एलिमेंट तक पहुंच जाओगे। जैसे A23 हमें प्राप्त करना है, तो A2 यहाँ से ऊपर से 2 चलो, इधर से 3 चलो, इधर से 2 इधर से 3, 2 3 चलना है ना, इधर से 2 इधर से 3, तो A23 की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये चीज देख लीजिए, यही तो A23 है और A23 = कितना हो गया, 6 मिला। अब चलो A24 ज्ञात करना है, तो A24 कैसे, इधर से 2 इधर से ये A24 तो इसमें मिलेगा नहीं, इसमें A22 निकाल लेते हैं, A22। ठीक, तो A22 कैसे निकलेगा, ये वाला A2 और 2, ये वैल्यू कितना है, ये 5 मिला हमें। A33 कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इधर से 3 चलो, इधर से 3 चलो, तो यहाँ पर मिलेगा A33। इसमें भी डायरेक्ट देख सकते हैं आप, इधर से 3 इधर से 3, तो इधर से 3 और 3 का एलिमेंट कितना मिला, ये 9। इसको एलिमेंट कहते हैं। और टोटल एलिमेंट को अरेंज कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाता है। ये मैट्रिक्स के है और ये जो 1 2 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उसी को हम, ये अपने स्वेच्छा के अनुसार नहीं बल्कि पेपर में हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे A13 हमें फाइंड आउट करना है, ये गिवन होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा इसको देख लीजिए। ऊपर से 1 चलना है, नीचे और साइड में 3 चलना है, तो ऊपर से 1 यही वाला हो जाएगा और नीचे से इसके आगे चलो 3, तो 1 3 के वैल्यू कितना मिला, यहाँ पर 3। A31 चलना है लेकर के, हमें A31 कैसे मिलेगा, तो ऊपर से 3 चलो और नीचे से 1, अर्थात ये वैल्यू मिल गया हमें 7। A22 वैल्यू कितना मिलेगा, इधर से 2 इधर से 2, यही तो 5 है यहाँ पर। चलिए यही दोबारा हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक और बात की जानकारी आपको मिलनी चाहिए, क्या, ऑर्डर और एलिमेंट्स के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है ना। तो
जरा इसमें जरा चेक कर लीजिए कि इसका ऑर्डर कितना है और उसका टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे ऊपर से नीचे चलो तो इसके एलिमेंट यहाँ पर जरा देख लो 3×1, तो ये 3×1 इसका ऑर्डर मिल गया। इसका जरा देखो, ऊपर से चलो 2 और इधर से चलो 1, ये इधर से देखो, इधर से 2 और इधर से 1, तो ये 2×1 का ये ऑर्डर मैट्रिक्स फॉर्म है। चलिए इधर भी देख लेते हैं। मान लो ये 2, 5 और 8 है, ठीक। तो इसका ऑर्डर कितना होगा जरा वो भी देख लीजिए। ऊपर से नीचे चलो 1 और इधर से चलो 3, तो 1×3 इसका ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इधर से देखो 3 और इधर से चलो 2, तो 3×2 देख लो, यहाँ पर ऑर्डर मिल गया, 3×2 का ऑर्डर मिल रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इस तरह से यह कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका ऑर्डर कैसे हम प्राप्त करेंगे जरा उसको भी देख लीजिए। इधर से ऊपर से नीचे चलो तो 2 इधर से इधर की ओर चलो तो 1, 2, 3, तो ये चीज़ देख लीजिए। 2×3 का ऑर्डर ये है और ये वाला 3×2 का ऑर्डर है। ये ऊपर से नीचे चलो 3 और इधर चलो 1, तो 3×1 का ऑर्डर है। ऊपर से चलो 2 और इधर से चलो 1, तो 2×1 का ऑर्डर है। ऊपर से चलो 1, इधर चलो 3, तो 1×3 का ऑर्डर है। तो इस तरह से इधर से 3 और इधर से 2, तो ये 3×2 का ऑर्डर है। तो इस तरह से हम ऑर्डर को फाइंड आउट आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसके आगे की जानकारी कर लें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसके विषय में हम जानकारी करना चाहते हैं, यानी कि आव्यूह के प्रकार के तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, ठीक। तो आव्यूह के जहाँ तक प्रकार की बात है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज की बात है, उसको भी हम देखेंगे। देख लीजिए, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में नंबर 1 हम आपको बता दें, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में ये चीज़ आपको याद कर लीजिए कि इसका जो ऑर्डर होगा वह ये m×1 का ऑर्डर होगा, अर्थात यानी कि ऊपर से नीचे तो आओगे m के फॉर्म में, लेकिन इधर से इधर जब चलोगे तो केवल एक लाइन मिलेगा, दूसरा तीसरा लाइन नहीं मिलेगा। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स का जरा एग्जाम्पल ले लीजिए, इजी मीन्स एग्जाम्पल के रूप में के फॉर्म में। A = कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये चीज़ देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइए, इस कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1, 2, 3, ऊपर से 3 इधर से 1, तो इसका ऑर्डर है 3×1 का। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल यानी कि बी मैट्रिक्स में हम कोई ले रहे हैं, जैसे स्मॉल a और स्मॉल b कोई एलिमेंट ले लिया, तो इसका ऑर्डर जरा देख लो। ऊपर से 2 चले हो और इधर आगे बढ़ो, इधर से 1, तो इधर से एक ही लाइन तो है, ठीक। तो 2×1 का ये ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से ये ऑर्डर आपको मिल रहा है। और आगे इससे बड़ा ऑर्डर लेने की कोशिश करें तो मान लेते हैं C = है, देख लीजिए 1, 4, 3, 9। तो ये चीज़ जरा देख लीजिए कि इसका कॉलम मैट्रिक्स के अंतर्गत इसका ऑर्डर क्या होगा। ऊपर से नीचे चलो 1, 2, 3, 4 है, ऊपर से ये नीचे चलने पर 4 मिला, और इधर से इधर चलोगे तो इधर की ओर तो एक ही लाइन तो मिल रहा है, कॉलम 1 है। तो एक चीज़ और बात याद कर लीजिएगा कि ये जो लाइन होता है वो रो 1 R1 कहलाता है, ये वाला जो लाइन है R2 कहलाता है, ये वाला जो लाइन है वह R3 कहलाता है, और ये वाला लाइन यहाँ पर R4 कहलाता है, और ऊपर से नीचे चलने पर अभी बताए थे कॉलम कहलाता है। तो कॉलम की संख्या बाद में जो 1 है वह कॉलम होता है, शुरू में जो होता है वह रो। तो रो की संख्या यहाँ पर जैसे 4 है और कॉलम की संख्या 1 है, तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसी टाइप से हम रो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें जो रो की लाइन होगी वह केवल 1 होगी। जैसे इसका जो ऑर्डर मिलेगा 1×n का ऑर्डर मिलेगा, 1×n का ऑर्डर, यानी कि m = 1 जरूर होगा। इसके लिए जरा देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A = 1, 4 और 1, 4, 3, ठीक है ना, 1, 4, 3। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर रो मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें रो की संख्या 1 ही है। लेकिन यहाँ पर कॉलम की बात करें तो C1 की वैल्यू 1, कॉलम 2 की वैल्यू ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ हो जाएगा कॉलम 3। तो इसमें क्या होता है, रो मैट्रिक्स में
रो की संख्या केवल एक होगी R1 के रूप में, लेकिन कॉलम कई हो सकते हैं। इसका ऑर्डर जरा लिख लीजिए, ऊपर से नीचे चलोगे तो 1, इधर चलोगे तो 3, तो इसका 1 into 3 का ऑर्डर मिला। इसी प्रकार से एक दूसरा मैट्रिक्स हम लिखते हैं, वो भी देख लीजिए, जैसे 1 4 ये 3 1, ठीक है। तो इसमें जरा देख लीजिए, ऊपर से नीचे चलोगे तो 1 और इधर से इधर चलोगे तो 4, तो 1 into 4 ऑर्डर का ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से अब आप देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में यहाँ पर जो m होगा वह n के इक्वल होगा, ठीक। यदि m इक्वल टू 1 है तो n भी 1 होगा, m इक्वल टू 2 है तो n भी 2 होगा, m बराबर 3 है तो n इक्वल टू भी 3 ही होगा। इतना ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे a इक्वल टू ये 2 1 3 4, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा? क्योंकि ऊपर से नीचे चलो, L बनाना है ना, अभी बताए थे, तो L बना लेना, पता चल जाएगा। तो ये L ऐसे ही तो बनता है इधर से, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 2 गुणे 2 का मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 का है। 2 into 2 का मतलब क्या है? केवल 2 बोल दीजिए, यह मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का कहलाएगा। 2 into 2 कह लीजिए, चाहे केवल 2 कह लीजिए, दोनों एक ही मतलब रखता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, वो ऑर्डर 3 का होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 8, ठीक। तो ये जो ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे चलो तो 3 1 2 3, और इधर से इधर चलो तो 1 2 3, क्योंकि हम बार बार कहेंगे ये L बनाना पड़ता है ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए। पहले ऊपर से नीचे की ओर चलो, फिर बाएं से दाईं ओर चलो, ऊपर से नीचे और फिर बाएं से दाईं ओर चलना पड़ता है। तो 3 गुणे 3, तो ये 3 गुणे 3 क्रम का ये वर्ग आव्यूह है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि इसमें जो जैसे कोई सीधे सीधे आप देख लीजिए, क्या हम बताना चाह रहे हैं पहले समझ लीजिए। 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डायगोनल स्टेज में एलिमेंट तो हैं, लेकिन अदर एलिमेंट टोटल 0 हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की यही विशेषता होती है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 3 का ऑर्डर मिल गया। इसी प्रकार इसे जरा छोटा कर लीजिए, इसी का छोटा रूप 2 into 2 का, इसी को देखते हुए कैसे हम बना लेंगे जरा ये भी समझिए। मेरी इच्छा है कि इसी को देखते हुए 2 into 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बना लो। तो 1 2 इधर से लिख लीजिए 1 2, और इसके यानी कि केवल इतना, यानी कि केवल देख लीजिए हम कैसे बना रहे हैं। 1 2 ऊपर नीचे ये अतिरिक्त जगह पर 0 रख लीजिए, तो ये क्या हो गया? यह भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम और छोटा कर रहे हैं तो मैट्रिक्स C इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम ये 2 ले लें, 3 ले लें, या यानी मैट्रिक्स इक्वल टू ये 4 ले लें, तो यह भी अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद में सामने बात आएगी ये स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है कि अभी आपने जैसा कि देखा, जो इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल है ना, इनके एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के केस में जो एलिमेंट होंगे डायगोनल केस में वह इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही तो अंतर हम बताना चाहते हैं, लेकिन 1 कोशिश करिए ना रख करके कोई दूसरा एलिमेंट रख दीजिएगा। जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू हमने लिख दिया 4 0 0 0 4 0 0 0 ये 4, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर जो डायगोनल स्टेज में जो रेक्टेंगुलर ये आयत तो बनी रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के स्टेज में जितने भी एलिमेंट हों वो सब इक्वल हो, और उसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हों वह सब 0 हो, तो ऐसे को कहते हैं अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। तो ये तो इसका ऑर्डर मिल गया 3 into 3 का। इसी प्रकार से हम एक दूसरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसमें ऑर्डर हम लिखना चाहते हैं वह 2 into 2 का ऑर्डर हो। तो 4 into 4 यहाँ तक पहुँचा लो, 4 और 4 अदर एलिमेंट्स 0 कर लीजिए, तो ये चीज मिला। तो अब जरा 1 into 1 का 1 into 1 क्रम का
या 1:1 क्रम का, और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है जो स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वह इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे मैट्रिक्स सी इक्वल टू यहाँ पर 4 लिख लीजिए। तो यह आपका क्या हो गया, इक्वल होने के केस में यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है यही तो है अदिश अवयव। तो आप ये कह सकते हो कि विकर्ण अवयव जो होता है वह एक तरह से अदिश अवयव होगा, जबकि इसका जो ऑर्डर होगा वह 1:1 का हो। इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद में आपको समझना जरूरी हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विषय में। आइडेंटिटी नाम से ही पता चल रहा है, तत्समक मीन्स इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए वह एलिमेंट क्या होना चाहिए, वह ये जैसे 4 ये 4 हो या 3 हो, ऊपर ये सब जो वैल्यू दिखाई दे रहा था ना, ये ना तो 4 ना तो 3 ये ना तो 2, इस तरह से वैल्यू ना रख करके हर जगह 1 हो। 1 का मतलब आइडेंटिटी से लिया जाता है। तो इस तरह से विकर्ण अवयव जो मिलेगा उसी को तो हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जरा देख लीजिए कैसे लिख रहे हैं। ये 3:3 का ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये चीज़ क्या है, ये 3:3। तो 3:3 को हम यहाँ पर चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसको हम चाहें तो आई को हम I3 लिख देते हैं शॉर्टकट में। I3 का मतलब यही 3 बार एक डायगोनल स्टेज में, ठीक, और अतिरिक्त जगहों पर 0। इसी प्रकार हम अगर चाहें I2 लिखना तो स्वाभाविक है, यहाँ पर डायगोनल स्टेज में 2 जगह 1 कर लीजिए, तो 1 0 0 1, तो ये आपका हो गया I2। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहते हैं I4, तो I4 का मतलब क्या हो जाएगा जरा वो भी देख लीजिए। यानी कि 4 जगह डायगोनल स्टेज में इधर से इधर की ओर चलने पर 1 हो, अतिरिक्त सभी जगहों पर 0 कर लो। तो जैसे 1 0 0 0, यहाँ पर 4 आ गया ना, इसलिए I4 कह रहे हैं। फिर आगे जरा देख लो 0 1 0 0, फिर उसके आगे 0 0 0 1, फिर उसके आगे चलो लास्ट में 0 0 0 और ये 0, और यानी कि यहाँ पर 0 ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 1 होना चाहिए था 1 0, और यहाँ पर 1 होना चाहिए था, ठीक। तो ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है यही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4। अब इसके बाद में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट हों टोटल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए मैट्रिक्स के अंतर्गत। जैसे A = हम लिख लें, देख लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर तो फिलहाल 3:3 का है, लेकिन सभी एलिमेंट 0 होने के कारण इसको हम जीरो मैट्रिक्स 0 भी कहते हैं, यानी A को 0 से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार से कोई दूसरा मैट्रिक्स 0 एलिमेंट के रूप में लिखना चाहें वह कैसा होगा वो भी देख लीजिए 0 0 0 0। तो ये आपको दिखाई दे रहा है आपकी 2:2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। इसको भी हम 0 से चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ABC बहुत सबसे छोटा वाला जो मैट्रिक्स अटेंड करना चाहते हैं वह मान लेते हैं कोई C मैट्रिक्स है। तो C मैट्रिक्स ये देख लीजिए 1:1 ऑर्डर का ये जीरो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। जीरो मैट्रिक्स को याद रखिएगा 0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है सामने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में इधर के एलिमेंट ज़्यादा होंगे ये और नीचे वाले एलिमेंट कम होंगे। जैसे मान लो एलिमेंट वो मैट्रिक्स A = इधर ज़्यादा, क्षैतिज में ज़्यादा, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज़ देखिए हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा हो गया ना, तो इसी को तो हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसमें ऑर्डर ज़्यादा देख लो, ये 2:3 का है, ऊपर से 2 नीचे इधर चलो, क्योंकि L के रूप में पहुंचने पर ऑर्डर मिलता है, याद रखिएगा। तो पहले ऊपर से नीचे चलो फिर इधर बढ़ा लो, तो 2:3 का ऑर्डर मिला, तो 2:3। तो यही तो होता है M×n। तो इसमें हमने क्या बता दिया कि n की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, m की वैल्यू हमेशा कम। वही चीज़ लिखा हुआ है कि इसमें जो स्मॉल n होता है वह ज़्यादा होता है और m की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। अब इसी प्रकार से वर्टिकल मैट्रिक्स के विषय में भी समझ लें, ऊपर से नीचे की ओर का जो क्रम होगा वह ज़्यादा होगा, यानी कि m की वैल्यू ज़्यादा और n की वैल्यू यहाँ पर कम। जैसे मैट्रिक्स कोई अदर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले रहे हैं, जैसे 2 1 3 2 4 9, ठीक। तो ये 2 1 अलग 21 मत समझ लीजिएगा या 32 मत समझ लीजिएगा, 2 1 3 2 4 9। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3:2 का है, 3:2 का ऑर्डर है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ये इसमें
देख लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर जब चलेंगे तो उसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे, जैसे 1 2 3 4, ये 3, और यहाँ पर हम कर ले रहे हैं 4 5 और ये हो गया 6। तो ये देखिए 3 गुणे 2 का है, तो 3 गुणे 2, तो 3 क्या है यहाँ पर m हो जाएगा, और 2 क्या होगा n हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि m की वैल्यू ज़्यादा है और n की वैल्यू कम है, तभी हमने लिख दिया m ग्रेटर देन n। तो ये चीज़ होता है, यहाँ पर ध्यान रखते हुए काम करिएगा। अब आगे का स्टेप हम आपको बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि अवयवों की समानता। इसमें क्या होता है, टू मैट्रिसेज जो ए और बी होते हैं उनके लिए ऑर्डर जो होगा वह सेम होगा, और एलिमेंट्स अपने पोजीशन पर दोनों मैट्रिक्स के अंतर्गत इक्वल पोजीशन पर इक्वल एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो तभी तो हमने लिख दिया टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। और सेकेंड स्टेज में हमने क्या लिख दिया, एलिमेंट्स आर सेम इन सेम प्लेस। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मान लिया जाए कि कोई इजी मतलब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 2 3 4 2 9, और बी ले रहे हैं 1 2 3 4 2 9। तो अब ये बताइए कि ए और बी यहाँ पर सेम तो है ही, क्यों है, क्योंकि जहाँ पर 1 है उसी पोजीशन पर देखिए वहाँ पर 1 मिलेगा, जिस पोजीशन पर यहाँ पर 9 है उसी पोजीशन पर तो 9 है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों मैट्रिक्स ए और बी में एलिमेंट्स के इक्वल पोजीशन पर एलिमेंट्स सेम होगा। इसी वजह से हम इसको कह देते हैं हम कि अवयवों में समानता। इसके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उन क्वेश्चंस को जरा समझने के लिए कोशिश कीजिएगा कि वह हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल बुक में, एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत ये बुक में दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन के अंतर्गत हमें बीच में इक्वल टू गिवन होने के कारण इसको हम कह देंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है ये और ये दोनों मिला करके। और इस केस में हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड और ए बी सी ये दो वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा उसको देख लीजिए। सॉल्यूशन हम अटेंड कर ले रहे हैं। चलिए पहले स्मॉल ए पता करते हैं। तो ए जरा देख लीजिए कहाँ पर मिलेगा, तो ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ए -2 1 उसी पोजीशन पर देख लीजिए -3 है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, a -1 इक्वल टू -3 इम्प्लाई दैट यहाँ पर मिल गया हमें a इक्वल टू, यहाँ पर -3 इधर पहुँचाओगे 1 तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो a की वैल्यू हमें कितना मिल गया, -2। इसी प्रकार अब जरा b का पोजीशन खोज लो कि कहाँ पर क्या है। ये चीज़ देख लीजिए, b -3 और उसी पोजीशन पर है 2b + 4, तो लिख लीजिए b -3 इक्वल टू, ये मिल गया हमें 2b + 4 इम्प्लाई दैट। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाओ, तो यहाँ पर इक्वल टू के आगे मिल गया 2b - b, यहाँ पर b मिल गया, और 4 को इधर उठा लाओ तो -4, तो -4 + -3 -4 -3 -7 हो जाएगा। इस प्रकार से b इक्वल टू -7 मिला। अब जहाँ तक c की बात है, जरा c का पोजीशन देख लो कि c पोजीशन कहाँ पर मौजूद है। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर 2c + 2 इक्वल टू उसी पोजीशन पर 0 है, तो 2c प्लस ये 2 इक्वल टू 0। ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं, तो इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो c इक्वल टू -1 मिल जाएगा। ठीक, ए बी सी तो मिल गया। अब एक्स वाई जेड की बारी है, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक पोजीशन देख लीजिए x + 3 और उसी जगह पर 0, तो हमें मिला x + 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -3। ठीक, तो x की वैल्यू भी मिल गया। y की वैल्यू के लिए पहले y का पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पर 2y - 7 है, क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, 2y - 7 है, और ये चीज़ देख लीजिए 3y माइनस ये चीज़ दिखाई दे रहा है 2 इम्प्लाई दैट। अब जरा डायरेक्ट देख लीजिए, इस पोजीशन को इधर लाओ तो 3y - y इक्वल टू क्या मिल गया, इसको इधर ला रहे हो तो 3y - 2y इक्वल टू y। ठीक, -2 को इधर ले जाओ तो +2 हो जाएगा, तो +2 - 7 -5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू मिल गया हमें -5। अब जरा z की वैल्यू को भी देख लेते हैं, z की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, z + 4 इक्वल टू 6, तो z + 4 इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पर 6, तो z इक्वल टू मिल गया हमें
इस 4 को उधर पहुंचा लो तो -2 मिला। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि ABC और XYZ सभी वैल्यूज फाइंड आउट हो गया। यही इसका बेनिफिट है इक्वल मैट्रिक्स के केस में। अब इसी तरीके से बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये ऊपर वाला जो था बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 था। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पर 2A + B = कितना मिलेगा देख लीजिए। 2A + B = ये 4 मिला और A - 2B देख लीजिए। A माइनस ये 2B = कितना मिला -3 देख लीजिए। 2A + B = 4 लिख दिया है और A - 2B = -3 लिख दिया। इम्प्लाई दैट जरा इसमें एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए ऊपर वाले में तो मिल जाएगा हमें 4A + 2B = 8 -2B = -3। अब इसको जोड़ोगे तो मिलेगा 4A + A 5A = मिल जाएगा ये 5 क्योंकि 8 - 3 = 5 तो होता ही है। तो इस प्रकार से हमें A की वैल्यू मिल गया कितना ये 1। तो जब A की वैल्यू 1 मिल ही गया तो यहाँ पर एक काम कर लो, A = 1 रखोगे तो 1 × 2 ये 2 हो जाएगा और इसको उधर पहुँचा लो -2 हो जाएगा। 4 - 2 = 2 यानी कि B = मिल गया कितना 2। ठीक, तो B की वैल्यू भी मिल गया। इसी प्रकार से आप सॉल्व करके देखना। क्या सॉल्व करना है, 5C - D = 11। क्या हम कहना चाह रहे हैं, 5C - D = 11 और 4C + 3D 4C + 3D = है कितना 24। अगर आप सॉल्व करोगे सिंपल प्रोसेस से भी तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा C = 3 और D = मिल जाएगा हमें 4। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, आंसर बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद की जहाँ तक बात है उसको भी हम देख लेते हैं। देख लीजिए कि मान लिया जाए कि 2 फैक्ट्री मेरे पास है, जैसे फैक्ट्री A है और फैक्ट्री मेरे पास B है। 2 फैक्ट्री हो गया, ठीक है। मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए उसको भी समझ लीजिए। मान लिया जाए कि A फैक्ट्री में वाइज, तो वाइज भी ले सकते हैं। चलिए वाई ना लेकर के हम मिल ले रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री में वाई तो ये बच्चों की ये उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फैक्ट्री ए में जो मेल हैं उसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं जो काम करती हैं, जरा उसके विषय में भी देख लेते हैं। ए फैक्ट्री के लिए बात कर रहे हैं हम और ये बी फैक्ट्री की बात करें तो ए फैक्ट्री में यहाँ पर ये 1 दे रहे हैं, यहाँ पर 2 दे रहे हैं और ये नंबर 3 दे रहे हैं। 1 शिफ्ट में 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट। 1 शिफ्ट में मान लो जो मेल हैं कितने काम करते हैं, वो सपोज करो 80 काम करते हैं, ठीक। और ये फीमेल की बात करें वो ये फर्स्ट शिफ्ट में ए फैक्ट्री में कितने काम करते हैं, मान लीजिए 60 काम करते हैं। अब समझ में आ गया ना। फैक्ट्रियों में 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट चलता है। ये 8 घंटे का एक शिफ्ट हो गया, दूसरा 8 घंटे का ये शिफ्ट हो गया, तीसरा 8 घंटे का शिफ्ट हो गया। शिफ्ट के हिसाब से फैक्ट्री में मजदूर चेंज होते रहते हैं। तो मान लिया जाए कि 1 शिफ्ट में जो 8 घंटा मजदूर काम करेंगे उसमें मेल की संख्या कितनी है 80 और फीमेल की संख्या कितनी है एफ और फीमेल 60 है। अब चलिए वो काम करके चले गए। दूसरे शिफ्ट में ए में ये ए फैक्ट्री की अगर बात करें तो उसी फैक्ट्री में 75 मेल हैं और 65 फीमेल काम करने वाले हैं। अब दूसरे शिफ्ट में भी लोग काम करके अगर चले गए तो तीसरे शिफ्ट में भी तो ये नए आएंगे वर्कर काम करने के लिए। तो तीसरे शिफ्ट में 8 घंटा काम करने के लिए मेल कितने हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए 90 और फीमेल की संख्या हो गई यहाँ पर 85, ठीक है। अब इसी प्रकार से बी फैक्ट्री की बात करना चाहते हैं तो है ना। बी फैक्ट्री में इसी 8-8 घंटा के एडजस्टमेंट में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट किस किस हिसाब से लगाए गए हैं काम करने के लिए वो भी देख लीजिए। शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में और शिफ्ट 3 में। शिफ्ट 1 में मेल हैं 90 और फीमेल हैं 50,
सपोज करो। फिर सेकेंड शिफ्ट में जो वर्कर काम करने के लिए आए या यूटिलाइज करने के लिए आए वो 70, और फीमेल कितने अपॉइंटेड हैं, 55 है। इसी प्रकार थर्ड शिफ्ट में मेल 75 और फीमेल कितने हैं, वो भी 75 ही हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये अलग अलग ये आव्यूह मिल गया। अब इन आव्यूहों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, यानी कि A प्लस बी इक्वल टू एक नया आव्यूह की रचना करें, यानी कि फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में टोटल मेल और फीमेल कितने कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में काम करते हैं, कितने सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं और कितने थर्ड शिफ्ट में काम करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ दीजिए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यानी कि फैक्ट्री ए के मेल फीमेल और फैक्ट्री बी के मेल फीमेल के जो वर्कर्स हैं उनको जोड़ करके हमें पता चल जाएगा कि टोटल वर्कर कितने हैं। तो टोटल वर्कर कितने हैं जरा वो भी देख लीजिए। ए और बी मिला करके मेल और फीमेल हम जोड़ के लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। 80 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 17 170, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनको जोड़ोगे उसी पोजीशन पर 60 प्लस 50 110, 75 प्लस 70 7 दूनी 14 140 और प्लस 5 45 हो जाएगा। फिर आगे जरा देख लीजिए, 65 प्लस 55 की बात करें तो 5 5 10 की 0 1 हो जाएगा, 6 1 7 और 5 12 हो जाएगा। अब थर्ड शिफ्ट में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का सम निकाल लीजिए, 90, हाँ इन दोनों को जोड़ लीजिए तो मिलेगा 9 प्लस 5 सॉरी 0 प्लस 5 ये हो गया 5 और 9 प्लस 7 16 हो गया, ठीक है ना। और जरा लास्ट फीमेल शिफ्ट के टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं वो भी जोड़ के देख लीजिए, 85 और प्लस 75 तो 5 5 10 की 0 1, ये 7 1 8 8 8 16 160 हो गया। तो इस प्रकार से यह एक नया मैट्रिक्स मिल गया मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल संख्या के आधार पर दो फैक्ट्रियों के वर्कर्स को जोड़ने पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स के सहयोग से हम जोड़ करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं उसी तरीके से हम डिफरेंस करके या सब्ट्रैक्ट करके भी मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि A इक्वल टू है, सपोज कीजिए 2 1 3 1, ठीक है, और B है दूसरा मैट्रिक्स, सपोज कीजिए 1 0 0 0, ठीक है। ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें कि ए माइनस बी करके एक नया मैट्रिक्स फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है ये बी, तो ए माइनस बी कर लीजिए और हमें एक नया मैट्रिक्स सी मिल जाएगा। कैसे, उसी पोजीशन पर जरा देखिए 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना मिला 1। अब यहाँ पर उसी पोजीशन पर देखिए 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, फिर से 1 माइनस 0 1 और इस पोजीशन पर देख लो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो यह एक सब्ट्रैक्शन के द्वारा नया मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरह से हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब बात सामने आती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा। जैसे मान लो दिया हुआ है कोई एक आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स जो आपके सामने दिखाई दे रहा है और हमें 2A फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि फैक्ट्री ए में यहाँ पर कैंडिडेट्स अलग अलग इंजीनियरिंग विभाग के हिसाब से ये फर्स्ट टाइप के इंजीनियर और ये सेकंड टाइप के इंजीनियर और ये थर्ड टाइप के इंजीनियर की भर्ती हुई है, ठीक है। तो कोई प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में ज़रूर हो रहा होगा। अगर मालिक ये चाहे कि हम उतना ही घंटा उन वर्कर्स के माध्यम से जस्ट डबल प्रोडक्शन करें तो जस्ट डबल प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
स्वाभाविक है ए अगर प्रोडक्शन पहले था तो 2A प्रोडक्शन जस्ट डबल करने के लिए करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 2A का मतलब क्या होता है, सभी कैंडिडेट्स जस्ट डबल हमें चाहिए। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 कैंडिडेट चाहिए। इस वाले में देख लीजिए 6 दूनी 12 कैंडिडेट चाहिए, 8 दूनी 16 कैंडिडेट चाहिए। ये फर्स्ट टाइप के इंजीनियर के लिए डबल प्रोडक्शन के लिए ध्यान रखिएगा। सेकंड टाइप के जो इंजीनियर भर्ती हुए हैं उसी टाइप के और भी तो इंजीनियर हमें चाहिए। तो 1 का जस्ट डबल इंजीनियरों की संख्या 2 हो गया, 2 का 4, 3 का 6 हो गया। अब थर्ड टाइप के इंजीनियर प्रोडक्शन को डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके भी संख्या को हमें डबल करना पड़ेगा। तो 2 2 कितना हो गया 4, 4 2 8, 1 2 2। तो इस प्रकार से हम अगर ये कोई ए वैल्यू दिया है तो यह स्केलर 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इससे हमें यही शिक्षा मिली। अब आगे जरा देख लीजिए, यहाँ पर कहना चाह रहा है आव्यूहों के योग के गुणधर्म, ठीक है ना। आव्यूहों के योग के गुणधर्म को हम बताना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें एक बात याद कर लीजिएगा, इसमें 4-5 तरह के रूल काम करते हैं। जैसे कम्यूटेटिव लॉ में अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर के हों तो हम सॉल्व करके चेक कर सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ए और बी के एलिमेंट ए और बी के मैट्रिक्स ले करके आप जोड़ोगे, पहले ए फिर बी को जोड़ो, फिर उसके बाद क्या करना है, आरएचएस के केस में पहले बी को ए से जोड़ोगे तो देखोगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन ये मैट्रिक्स के केस में होता है। इसी प्रकार से सेकंड रूल एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम का भी इसमें पालन हो जाता है। यदि सेम ऑर्डर के 3 अवयव ए बी सी दिए हुए हों तो इसका रूल क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पहले वाले 2 में ब्रैकेट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाद के 2 ये मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट। इनको इस तरह से इसी हिसाब से जोड़ करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू सेम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, योग के तत्समक अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत हम आपको बता दें कि 0 एक ऐसा 0 मैट्रिक्स होता है जिसका टोटल एलिमेंट 0 हो, 0 हो, और ए उसमें एलिमेंट हर जगह ये मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा जरूर। इस प्रकार से यदि उस एलिमेंट को 0 मैट्रिक्स से सम करोगे तो वही वैल्यू मिलेगा जो कि 0 मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को जोड़ने से मिलेगा, और वही वैल्यू मिलेगा जो पहली स्टेज में ए गिवन था। तो ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें 0 एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स एडिशन के लिए, ठीक। तो इसीलिए हमने लिख भी दिया, हेंस 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। चलिए, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं ये 4th प्रॉपर्टी के अंतर्गत द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यानी कि योग का प्रतिलोम अस्तित्व। इसमें होता क्या है कि अगर ए वैल्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन हो तो अगर हम चाहें तो ए इनवर्स यानी कि माइनस ए हम इस आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसका रूल क्या है, ए प्लस ब्रैकेट माइनस ए इक्वल टू 0। ये 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से ब्रैकेट में माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों 0 मैट्रिक्स के फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, लेट कर लीजिए ए इक्वल टू 1 2 4 9 या -1 2 4 -9 ए इक्वल टू है। तो हमें इसमें माइनस ए फाइंड आउट करना है, माइनस ए इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए, ठीक। ए प्लस ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस ए का मतलब क्या हुआ, माइनस कर लीजिए और ए एलिमेंट सब जो है रख लीजिए। -1 ये 4 मिला, ये 2 है, -9 मिला। तो इस आधार पर हम ये माइनस ए यानी कि माइनस ए प्राप्त करना चाहें तो माइनस ए इक्वल टू ये कैसे प्राप्त करेंगे, जरा उसको देख लीजिए।
हाँ, तो माइनस ए टू माइनस समथिंग सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लीजिए और इस निगेटिव की वजह से सभी एलिमेंट्स में जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर लीजिए और जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लीजिए। तो वैल्यू मिल जाएगा -1 का साइन चेंज करने पर 1, 4 का साइन कर लिया चेंज तो -4 हो गया, 2 का साइन चेंज कर लिया तो -2 मिला, -9 का साइन चेंज कर लिया तो 9। तो इस प्रकार से ए वैल्यू हमें पता हो तो -a हम इस रूल के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।